तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। जो मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ तक छोड़ दिया था, हम पढ़ रहे थे फोर्स यानी बल के बारे में। तो अपना ये लास्ट टॉपिक चल रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभिकेंद्री बल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई पिंड, जैसे हम कोई पत्थर लेते हैं और उसे हम किसी डोरी से बांध दें और उसे हम घुमाते हैं अपने चारों तरफ, जैसे बच्चे खेलते हैं उस टाइम पर आपने देखा हो कि गोल गोल उसे घुमा रहे हैं। तो इस समय पर क्या लगता है, अभिकेंद्री बल काम करता है। तो इसमें कोई पिंड है या कोई वस्तु है, वो एक समान वेग से त्रिज्या r के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, तो उस पर अभिकेंद्री त्वरण लगता है। और जिसका जो परिमाण हम देखें तो v²/r होता है। तो उसमें त्वरण की जो दिशा है वो लगातार बदलती रहती है। आपने देखा होगा एक ही दिशा में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है ना उसमें, तो लगातार गति में परिवर्तन हो रहा है, यही त्वरण होता है। तो त्वरण की दिशा लगातार बदलती रहती है। त्वरण की दिशा हमेशा क्या होती है, वृत्त के केंद्र की ओर होती है। त्वरण जो होता है यानी गति में जो परिवर्तन है वो हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी पिंड या वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए त्वरण की दिशा में ही बल लगाया जाता है। यानी त्वरण जिस दिशा में गति में हो रहा है उसी दिशा में हम बल लगाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कण की जो वृत्तीय गति यानी कण जिस वृत्त के चारों तरफ घूम रहा है उसे बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है ना। वृत्त के केंद्र की ओर एक बल का काम करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर जो बल लगता है, यानी केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है। और यदि ये बल कार्य नहीं करता है तो क्या होगा, वो जो वस्तु या पिंड है वो उस वृत्ताकार यानी सर्कुलर पाथवे पर वह गति नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं करता है तब तक वो वस्तु चारों ओर गतिमान नहीं हो सकती है, वृत्त के चारों ओर। ओके। तो हम इसे थोड़ा सा देख लें कि क्या है ये, इस तरह से काम करता है ये। यहाँ पर आप देखेंगे अभिकेंद्रीय बल, जिसके बारे में हमने बात किया कि वृत्त के केंद्र की ओर वह बल लगता है, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण है ये, त्वरण की दिशा में ही वह बल कार्य करेगा, है ना, इसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर होता है F = mv²/r, है ना। फोर्स है जो कि द्रव्यमान पर और वेग पर निर्भर होता है। द्रव्यमान और वेग उसे प्रभावित करता है। ठीक है। और त्रिज्या भी काम करे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या पे चारों ओर यानी वृत्त के चारों ओर वह मूवमेंट कर रहा है, तो त्रिज्या भी उसे प्रभावित करेगी। उस वस्तु का द्रव्यमान और वेग भी, जिस वेग से वो गति कर रहा है, वो पिंड या वस्तु जो गति कर रही है। ओके। तो ये हो जाएगा F = mv²/r। तो आपको पता ही होगा, m द्रव्यमान है, v वेग है और r उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पर देखें परिमाण क्या होगा, v²/r। अब क्या होता है, त्वरण की दिशा इसमें लगातार बदलती रहती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और जो बल है वो हमेशा, या जो त्वरण की जो दिशा है वो वृत्त के केंद्र की ओर होती है, और बल भी उसी ओर कार्य करता है, बल उसी ओर लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है इसमें। ये है अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल में क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी इसमें काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं इसके अभिकेंद्रीय बल के। एक तो मैंने आपको बता दी, जैसे हम पत्थर के टुकड़े को रस्सी से बांधकर, किसी डोरी से बांधकर उसे गोल गोल घुमाते हैं, है ना, तब उस पर एक F बल लगाना पड़ता है, जिससे कि डोरी में तनाव उत्पन्न। आप धीरे धीरे यदि उसे मूव करेंगे तो वो नहीं होगा। आपने देखा बच्चे खेलते हैं उससे, तो पत्थर को जोर जोर से तेज़ी से घुमाते हैं, नहीं कि उसमें तनाव उत्पन्न होता है डोरी में, और पत्थर के टुकड़े को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए वह उसे बल प्रदान करता है। वही बल है अभिकेंद्रीय बल, है ना। जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसमें
डोरी में जो तनाव उत्पन्न होता है वह तनाव ही इसे बल प्रदान करता है, जिससे वह आसानी से वृत्ताकार मार्ग पर घूम सकता है। उस बल को ही हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जो कि केंद्र की ओर लगता है। यदि हम डोरी को छोड़ देंगे, डोरी के सिरे को यदि हम छोड़ देते हैं, तो डोरी का जो तनाव है वो समाप्त हो जाता है। और तनाव समाप्त होने पर क्या होगा? तनाव समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? बल भी समाप्त हो गया है ना। जो बल काम कर रहा था वो बल भी खत्म हो गया। तो उस बल के हटते ही क्या होगा? पत्थर का टुकड़ा जो है वो सरल रेखा में गमन करने लगता है, यानी कि वो गोल वृत्ताकार मार्ग पर नहीं घूमेगा। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति है, ग्रहों के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति होती है, तो ये सभी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। अब इसमें सूर्य के चारों ओर जब ग्रहों की गति होती है, ग्रह गति करते हैं या घूमते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जब डोरी हमने घुमाई पत्थर बांधकर, तो क्या कर रहा है? उसमें एक तनाव उत्पन्न होता है, वो तनाव ही उसमें अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। वैसे ही सूर्य के चारों ओर ग्रह जो गति करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा मिलता है। ठीक है, वैसे ही किसी भी टर्न पर जब ट्रेन या कार जो है वो मुड़ती है ना, तो उसमें पहियों और सड़क के बीच में घर्षण बल काम करता है। तो पता ही है आपको, जब कोई भी गाड़ी व्हीकल रोड पर चलता है तो उसमें एक घर्षण बल, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, घर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करेगा? क्योंकि टर्न है तो हल्का सा ऐसे घूमकर गाड़ी को मोड़ पर उसे पार करना होगा, तो वो भी एक, वहाँ पर भी अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता है। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन देगा? घर्षण बल, है ना। रोड, सड़क और उस व्हीकल के बीच में जो घर्षण बल काम कर रहा है वही अभिकेंद्रीय बल को प्रदान करेगा। ऐसे ही कीचड़ पर तेज़ी से चलती हुई साइकिल होती है, स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण जो है, आपने देखा हम साइकिल चलाते हैं, हम खुद चलते हैं रोड पर, तो कीचड़ के कण ऊपर की तरफ उछलते हैं, है ना, ऊपर की तरफ उछलते हैं। तो इनके पहियों पर हम क्या लगाते हैं? साइकिल के पहियों पर क्या लगा होता है? स्कूटर के पहियों पर क्या लगा होता है? मडगार्ड लगा होता है, मडगार्ड लगा होता है। और ये यहाँ पर भी अभिकेंद्रीय बल काम करता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, इलेक्ट्रॉन्स जो है उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उस पर भी अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। और इन सभी में क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम आगे चलें तो अगला टॉपिक है अपना अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अब अपकेंद्रीय बल कैसा होगा? जब अभिकेंद्रीय बल जो है वो वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा था, सेंटर पॉइंट पर लगता है वो बल, यहाँ पर बाहर की ओर काम करता है ना। यहाँ पर क्या होगा? बाहर की ओर काम करता है। और ये बल क्या कहलाते हैं? छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपकेंद्रीय बल, ये बाहर की ओर काम करेगा, और ये है, इसे हम जड़त्वीय बल या छद्म बल कहते हैं। जड़त्वीय बल या छद्म बल इसे हम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? कोई भी सिस्टम है जिसमें वो जो घूम रहा है ना, तो उस सिस्टम में त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, और इसमें हमें लगता है कि बल, इस प्रकार के बल का हमें इसमें अनुभव होता है। तो ये जो बल है उसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो वृत्त के पथ में जो वृत्ताकार पथ है उसके केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल ये होता है। वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे क्रीम निकालने की मशीन होती है, दूध से क्रीम निकाला जाता है, तो आपने देखा होगा यदि वो जब मशीन घूमेगी तो क्रीम क्या होगा? किनारे, वृत्त के किनारों पर वो इकट्ठा हो जाती है। ऐसे ही ड्राई क्लीनिंग भी होती है, तो इन सभी में अपकेंद्रीय बल काम करता है। मैरी गो राउंड आपने देखा हो, झूला,
है ना, जो गोल गोल झूलने वाले जो झूले होते हैं गोल, जैसे मैरी गो राउंड होता है और भी झूले होते हैं जिसमें हम बैठते हैं और गोल चक्कर लगाता है वो, तो इसमें भी अपकेंद्री बल काम करता है। क्या होता है, हम जब भी झूले पर बैठते हैं तो हम एक तरफ की ओर धक्का सा महसूस करते हैं ना, वो वैसे लगता है हम एक दूसरी तरफ बाहर की ओर हमें धक्का लगता है। झूले में हम बैठे हैं और हम बाहर की तरफ फिकने से लगते हैं, ऐसा लगता है हम पर कोई बल काम कर रहा है। तो ये वही बल है जो जिसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं, है ना। इसकी सहायता से क्या किया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको, क्रीम निकालने की मशीन पर भी यही बल काम करता है। तो क्रीम निकाली जा रही है, तो इसमें हल्के और भारी कणों को इस बल के द्वारा अलग किया जाता है। हल्के और भारी कणों को इससे अलग किया जाता है। ओके, तो ये है अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल। ऐसे ही मोड़ पर कार, जैसे मैंने झूले का एग्जांपल दिया कि झूले में जब हम बैठते हैं और झूला यदि गोल घूम रहा है ना, ऊपर वाला झूला नहीं, साइड में जब गोल घूम रहा है तो उसमें हम बाहर की तरफ धक्का महसूस करते हैं, है ना, एकदम से खुद को हम संभाल नहीं पाते हैं उसमें। ऐसे ही मोड़ पर जब कार टर्न होती है तो अभिकेंद्री बल तो काम कर ही रहा है, अपकेंद्री बल लगता है ना। अभिकेंद्री बल तो जो व्हीकल है उस पर लग रहा है, लेकिन अपकेंद्री बल किस पर लग रहा है, जो व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है ना, जो व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है। जैसे ही कार टर्न होती है अचानक से व्यक्ति क्या होता है, उसको बाईं ओर झटका लगता है। कार अचानक से यदि राइट साइड में घूम गई है तो लेफ़्ट साइड में हमें झटका सा अनुभव होता है और हमारी तरफ एक बल कार्य करने लगता है। ऐसा हमें लगता है, अनुभव होता है, क्योंकि इस बल को हम क्या कहते हैं, छद्म बल कहते हैं, आभासी बल कहेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बल काम कर रहा है, लेकिन बल्कि होता क्या है कि कार तथा व्यक्ति को दाईं ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल चाहिए होता है ना। तो कार तो अभिकेंद्री बल से सड़क और पहियों के बीच में घर्षण प्राप्त कर लेती है। कार जो है, वही बात मैंने कही थी आपसे कि कार को तो अभिकेंद्री बल मिल जाता, कार पर अभिकेंद्री बल ही कार्य कर रहा है, तो व्यक्ति को अभिकेंद्री बल नहीं मिल पाता है। इस कारण से जड़त्व के कारण क्या होता है, वो अपनी पूर्ववत सीधी दिशा में गति करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। उस पर ये बल कार्य नहीं करता है, इसलिए वह अपने जड़त्व के कारण उसे ये अनुभव होता है कि जैसे उस पर कोई बल काम कर रहा हो। तो यही अपकेंद्री बल होता है, छद्म बल होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क कहते हैं इसे हम, टॉर्क, बल आघूर्ण, हिंदी में इसे कहेंगे बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण की बात करें हम, बल के द्वारा जब हम किसी पिंड या वस्तु को एक एक्सिस के चारों तरफ घुमाते हैं, है ना, तो इस टेंडेंसी को हम कहते हैं बल आघूर्ण। इसे हम कहते हैं बल आघूर्ण, क्योंकि कोई बल कार्य कर रहा है, बल के द्वारा ही वो किसी एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है, तो इसे हम कहते हैं बल आघूर्ण। तो किसी भी एक्सिस से क्या होता है कि एक्सिस से जो बल कार्य कर रहा है, उस बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के वो बराबर होता है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें आप, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, है ना, इसे हम कहते हैं फोर्स इंटू फोर्स आर्म, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू फोर्स आर्म, फोर्स इंटू फोर्स आर्म। तो बल के अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया जाए, यदि बल हमने अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया, जिस एक्सिस पर वस्तु को हमें घुमाना है उससे दूरी पर यदि बल लगाया जाए तो उसका बल आघूर्ण अधिक होगा, यानी कि कार्य अधिक होगा, है ना। रिजल्ट में जो परिणामी कार्य है वो उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी। जैसे कि चक्की को आपने देखा हो, चक्की के दो पार्ट होते हैं, हाथ से घुमाने वाली चक्की, तो किनारे पर वो एक हैंडल लगा होता है, यानी कि उसके चक्की के किनारों पर
एक हैंडल लगा होता है जिससे हम चक्की को चलाते हैं। इसके कारण से बल आघूर्ण अधिक हो जाता है। और बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल आघूर्ण का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। जैसे हैंडपम्प को चलाते हैं, मैंने चक्की का एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, देखें आप, ये जतला कहते हैं इसे, ये इस टाइप से। तो यहाँ पर हैंडल कहाँ है? हैंडल किनारे पर लगा हुआ है। ऐसे ही हैंडपम्प होता है, तो हैंडपम्प पर भी बल आघूर्ण काम करता है ना। हैंडपम्प पर भी बल आघूर्ण काम करता है। और इसका एसआई मात्रक मैंने बता ही दिया आपको। एसआई मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी मैं बता चुकी हूँ आपको। ऐसे कुम्हार का चाक होता है, ये चाक, ये जतला है यानी चक्की है जो घरों में आमतौर पर यूज़ की जाती है परंपरागत रूप से। और ये है यहाँ पर चाक, जिस पर कि मटका या दिए कुम्हार बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हैंडल देखिए आप, किनारे पर लगा हुआ है, तो इसको घुमाना आसान होता है, बल आघूर्ण अधिक हो जाता है, काम आसानी से हो जाता है। ऐसे ही पानी निकालने वाला हैंडपम्प का जो हैंडल होता है वो बहुत ही लंबा लगाया जाता है, जिससे आसानी से पानी को अपना फोर्स उस पर लगा सकें और पानी आ जाए। ठीक है, अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, सरल मशीन। सरल मशीन यानी कि सिंपल मशीन्स किसे कहते हैं? जो हम घरों में आमतौर पर यूज़ करते हैं मशीन्स। जैसे कि आपने देखा हो, कुएं से पानी निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? घिरनी का यूज़ करते हैं ना। कुएं से पानी निकालने के लिए हम घिरनी का यूज़ करते हैं, जिससे हम आसानी से बाल्टी को कुएं में से भरकर निकाल सकते हैं। वैसे ही उत्तोलक है ना, लीवर, सरल मशीन होती है। तो इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो चिमटा, सरोता, कैंची जो हम घरों में यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए, तो इसे हम कहते हैं सरल मशीन। अब ये 2 टाइप्स का होता है, देखो। इसमें जो इनपुट एनर्जी होती है वो आउटपुट एनर्जी से अधिक होती है। इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी से अधिक होती है, तभी तो आजकल मशीनों से काम किया जाता है। और ये मैनुअल मशीन कह सकते हैं कि मनुष्य इसको अपने काम को सरल बनाने के लिए इसका उपयोग करता है, इसलिए इसे सरल मशीन कहा जाता है। पर इसमें ताकत ज़्यादा लगती है और काम कम होता है। तो इनपुट एनर्जी ज़्यादा हुई, आउटपुट एनर्जी कम होती है इसमें। ठीक है, अब इसमें लीवर भी एक सिंपल मशीन है, जैसे चिमटा, सरोता, कैंची। ठीक है, इसे हम लीवर कहते हैं। अब हम देखें कि इसमें नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, इसमें आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लीवर यानी कि सरल मशीन, जिसके हमने उदाहरण पढ़े थे, सरोता, कैंची, चिमटा आदि, है ना। तो इसके 3 मुख्य बिंदु होते हैं जिससे कि ये कंप्लीट सरल मशीन बन जाती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर होता क्या, उत्तोलक क्या हो? उत्तोलक एक सीधी और टेढ़ी छड़ होती है जिसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिस पर वो आसानी से घूम सकती है ना। जैसे कि कैंची को आपने देखा हो कैसे मूव करती है, सरोता, तो ये सभी ये उत्तोलक कहलाएंगे, है ना, लीवर है। अब इसमें होता क्या है, एक आलम्ब होता है, एक आयास होता है। तो यहाँ देखिए आप, आलम्ब यही फलक्रम, एफर्ट एंड लोड, आलम्ब, आयास और भार, जिसके आधार पर ये काम करते हैं। तो इनकी स्थितियों के आधार पर इन्हें 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, यानी सरल मशीन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट, इसका जो प्रथम श्रेणी है यानी कि फर्स्ट ग्रेड वाली जो मशीन्स है, उसमें क्या होता है, उसमें आलम्ब जिसे हम F से डिनोट करते हैं, फलक्रम, आयास E से, एफर्ट
और भार L से, यानी लोड। तो यहाँ पर आलम्ब, आयास और भार, जो आलम्ब है यानी कि फलक्रम है वो आयास और भार के बीच में होता है। तो इसकी पोजीशन हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर कि क्या होता है ये। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं कहें, जिससे ये सरल मशीन या लीवर बना होता है। तो यहाँ पर हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो फलक्रम यानी कि आलम्ब है वो आयास और भार के बीच में है। जो फलक्रम यानी कि आलम्ब है वो आयास और भार के बीच में है। तो ये फर्स्ट टाइप की मशीन है, सरल मशीन, या उत्तोलक कहें या लीवर कहें, तो ये पोजीशन उसकी होती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं कैंची, प्लास और साइकिल ब्रेक, हाँ, और तराजू। कैंची, प्लास, साइकिल ब्रेक और तराजू, इस तरह की सरल मशीन जो होती हैं वो फर्स्ट ग्रेड यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक या लीवर कहलाते हैं। अब हम देखें सेकेंड ग्रेड। सेकेंड ग्रेड में मैंने जैसे सिचुएशन बताई आपको कि यहाँ पर जैसे ये कंडीशन थी, यहाँ पर F यानी फलक्रम, आलम्ब जो है वो आयास और लोड के बीच में था। अब पोजीशन चेंज हो जाएगी सेकेंड ग्रेड में। तो आप देखेंगे यहाँ पर E क्या है, एफर्ट यानी कि आयास और आलम्ब है ना, आयास और आलम्ब के बीच में भार होगा। यानी सेकेंड ग्रेड में द्वितीय श्रेणी की तोलक में आलम्ब और आयास के बीच में भार होगा। इसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये देखिए, है ना, आलम्ब और आयास के बीच में, आलम्ब और आयास के बीच में क्या है, भार है। तो ये सेकेंड टाइप है। अब इसके एग्जाम्पल देखें। देखिए, नट क्रैकर है ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सुपारी काटते हैं, सरोता इसमें आता है। ठीक है, अभी हमने कॉमन एग्जांपल लिया था, लेमन स्क्वीज़र, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, और पहिया, कब्जे वाला दरवाज़ा, ये सभी क्या हैं, ये सभी सेकंड ग्रेड की सरल मशीन्स हैं, या उत्तोलक कहें जैसे लीवर, है ना। अब इसमें यांत्रिक लाभ कैसे होता है, तो यांत्रिक लाभ यानी कि L/E, L मीन्स लोड, E/ आयास, ठीक है, तो AF/BF हो जाएगा। यहाँ पर यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, तो AF ग्रेटर देन BF हो जाएगा, AF ग्रेटर देन BF। अब है क्या ये, AF जो है वो आयास भुजा है, आयास मतलब एफर्ट लगाया जा रहा है, जो ताकत लगाई जा रही है वो आयास भुजा है ना, आयास भुजा ग्रेटर देन BF यानी कि भार भुजा, ये लोड कहलाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी, तब हमें मशीन का अधिक लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम आ जाए, एग्जाम्पल हमने देख ही लिए हैं। अगला, तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि क्या है कंडीशन, इस तरह से उसे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, आयास जो है वो आलम्ब और भार के बीच में होगा, आयास आलम्ब और भार के बीच में, यानी कि एफर्ट जो है वो फलक्रम और लोड के बीच में होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है चिमटा, मनुष्य का हाथ और हल, चिमटा, मनुष्य का हाथ और हल, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, थर्ड ग्रेड के यानी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के। यहाँ पर यांत्रिक लाभ जो है वो 1 से कम होता है हमेशा, तो AF इज़ लेस देन BF होता है, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसके कारण से यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होगा, है ना। AF का मान यदि अधिक है तब हमें यांत्रिक लाभ अधिक मिलता है, यानी कि कार्य अधिक मात्रा में हो रहा है। लेकिन जब BF यानी भार ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तो काम कैसे हो पाएगा, है ना। ठीक है, अब ये कैसी है, अदिश है, जो नेक्स्ट आ गया। अच्छा, ओके, तो यहाँ तक ये कंप्लीट है। थर्ड ग्रेड के उत्तोलक यानी लीवर के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कार्य के बारे में, है ना, कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो यहीं तक बस।